हाय गाइस। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, लास्ट कुछ जो 2-3 महीने हैं या जब से भी ये वॉर चल रहा है या उसके पहले भी जब ग्लोबल मार्केट्स और जो इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा स्मॉल कैप्स में, थोड़ा सा मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में ओवरऑल मार्केट जो गिर रहा था, उस दौरान ये जो कंपनी है इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है अपने शेयर प्राइस में। मतलब इफ़ यू सी वो कुछ भी नहीं गिरा है, राइट, इन द लास्ट लाइक 1 मंथ या फिर पास्ट फ्यू वीक्स जो भी आप बोलोगे, राइट। ये कंपनी बेसिकली इसकी वजह से ही मेरे रडार में आई कि ये ऐसा क्या काम करता है कि इसका शेयर प्राइस को कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। why aren't people selling this particular stock and why is this stock showing so much strength? अगर आप देखोगे कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, ठीक है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 160 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इनका मीडियन पी देखोगे तो अराउंड 87-88 का मीडियन पी है। 2021 में ये लोग लिस्ट हुए थे, 2021 से 2026 के बीच में मीडियन पी अगर आपका 80 का है तो देन देर इज समथिंग दैट दिस कंपनी इज डूइंग जिसकी वजह से मार्केट इनको इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एक दे रहा है, राइट। दैट इज वॉट प्रॉम्प्टेड मी टू स्टडी अबाउट दिस कंपनी। एंड मैंने इसीलिए इसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करी। इनके जितने भी बिजनेस सेगमेंट्स है, 3-4 बिजनेस सेगमेंट्स है, काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स है। क्लीन एनर्जी में है ये लोग, न्यूक्लियर में है ये लोग, इसरो यानी कि इसरो को भी हेल्प करते हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स में, डिफेंस में भी है ये लोग, मतलब बहुत सारे जगहों पे हैं ये लोग। एंड दिस इज अ प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, हम डिस्कस करेंगे सारे बिजनेस सेगमेंट्स को एक एक करके। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू कि ये कंपनी इतना क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है जिसकी वजह से इनको इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। देन एज एन इन्वेस्टर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि व्हाट डू यू पर्सनली थिंक अबाउट दिस कंपनी। एंड आई जस्ट want to present to you all the facts about this company. So without wasting any time, let's get into the video. मैं स्टार्ट करूंगा उनके बिजनेस सेगमेंट से एंड देन थोड़ा सा फ्यूचर गाइडेंस के बारे में हम बात कर लेंगे, देन रिस्क के बारे में भी हम बात करेंगे, वैल्यूएशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट दिस कंपनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो बिजनेस सेगमेंट्स बताने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिजनेस में हिस्ट्री क्या है, मतलब क्या बिजनेस ने किया है इतने सालों से। बिकॉज अगर आप देखोगे 1969 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक व्हाट हैव दे बीन डूइंग, व्हाट आर द बिगेस्ट ब्रेक्स दैट देव हैड इन देयर बिजनेस, मतलब क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स थे उनके बिजनेस के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 1969 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। देन 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आया इनके पास। एंड उनको क्या चाहिए था ना, उनको चाहिए था कूलेंट चैनल असेंबली चाहिए थे उनको फॉर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। अब आप सोचो 1969 में ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1983 में उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी खुद चल के आया है। किस चीज़ के लिए चल के आया है? जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स ये लोग बनाते हैं। आगे भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बट दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द टर्निंग पॉइंट्स इन देयर बिजनेस हिस्ट्री, राइट। तो तब ये लोग आए उनके पास एंड व्हाट डिड दे वांटेड कूलेंट चैनल असेंबलीज बेसिकली, जो एमटार ने बनाना एमटार ने बनाना स्टार्ट किया। देन दे बेसिकली शिफ्टेड एंड 1989 में इसरो आया इनके पास। जैसे मैंने आपको बताया 83 में कौन आया था, 83 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आया, 89 में इनके पास इसरो आया। अब इसरो को क्या चाहिए था ना, मैं आपको एक विकास इंजन है ना उसके बारे में बता देता हूँ। विकास मतलब जितने भी अभी इसरो के लॉन्चेस होते हैं, स्पेस लॉन्चेस जो होते हैं ना, उसमें विकास इंजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको विकास इंजन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम टेलिंग यू अबाउट द विकास इंजन, बट इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। 1989 में इसरो आया इनके पास। अब इसरो को क्या चाहिए था पता है? ये जो विकास इंजन है उसकी पूरी इंजन असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एमटार को दिया, राइट। एमटार ने वो बनाना स्टार्ट कर दिया फॉर इसरो। अब अगर आप देखोगे दिस इज सच अ बिग बिग थिंग फॉर अ कंपनी दैट हैड जस्ट बिन स्टार्टेड इन 1969 to get a contract from ISRO, to get a contract from Department of Atomic Energy.
दिस शोज की कंपनी कुछ तो कर रही है, राइट? बिकॉज ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है या ये जो जितने भी प्रिसीजन इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि गवर्नमेंट इनको ऐसे ही शॉर्टलिस्ट कर लेगी, ऐसे ही टेंडर दे देगी या ऐसे ही कुछ भी इनको ऑन बोर्ड कर लेगी, राइट? गवर्नमेंट को अपने पैसे नहीं बचाने होते इसमें। गवर्नमेंट को बेसिकली क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट को चाहिए होता है रिलायबिलिटी। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि इसरो अगर जाएगी किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास या किसी मैन्युफैक्चरर के पास, अगर फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट दिस इज नॉट फॉर एमटार, अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्रिटिकल कंपोनेंट उनको चाहिए इसरो वालों को, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो एक मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी देन दूसरे वाले के पास, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज सेलिंग इन चीपर तो उसके पास चले जाएगी, नहीं। उनको रिलायबिलिटी भी चाहिए रहती है, राइट? सो दैट इज वॉट एमटार डिड। एमटार बिकेम रिलायबल, एमटार डिलीवर्ड। इसकी वजह से इसरो आया इनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आया इनके पास, एंड देन अगर आप आगे भी देखोगे तो न्यूक्लियर पावर में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है, वो भी आए हैं इनके पास, जो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। देन आपको समझ आता है कि ये कंपनी कुछ तो कर रही है, बिकॉज दिस शोज ट्रैक रिकॉर्ड, राइट? तो देन मैं जैसे आपको बता रहा था 1989 में इसरो आया इनके पास एंड इन्होंने जो पूरा इंजन असेंबली है वो बनाना स्टार्ट किया। देन 10 साल बाद, लाइक बाय 1999, एमटार ने क्या स्टार्ट कर दिया? एमटार ने क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स ये लोग बना रहे थे, इसके जो कंपोनेंट्स है ना, दे फंक्शन एट अ टेम्परेचर ऑफ -253 डिग्री सेल्सियस। या यू हर्ड इट राइट, -253 डिग्री सेल्सियस पे इसके कंपोनेंट्स काम करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम्स जो है, एमटार ने वो बनाना स्टार्ट कर दिया बाय 1999। एंड अगर अभी आप देखोगे, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा इनके बिजनेस सेगमेंट्स में जाके, तब आपको समझेगा कि ये कितना क्रिटिकल कंपोनेंट है, कितना ये जो क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम्स है, इसके जो कंपोनेंट्स है, हैंडफुल ऑफ कंपनीज बनाती हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना एक प्रिसीजन इक्विपमेंट ये लोग बनाते हैं एमटार। सो इट इज़ नॉट लाइक कि इनको हवा में ही ये वैल्यूएशन मल्टीपल्स दे दिए। अगर इनको हवा में ही दिए होते तो भाई 2021 से ये कंपनी लिस्टेड है, तब से लेके अब तक इनका मीडियन पी इज 80, राइट? दिस इज वाई अ बिजनेस इज एक्सपेंसिव। अब मैं आगे और भी आपको बताऊंगा, बट या दिस वॉज द स्टोरी टिल 1999। अब जो था ना, 2009 में बिजनेस का सबसे बड़ा एक चेंज आया, बिजनेस में सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया। वो क्यों आया ना? वो एक सिलिकॉन वैली कंपनी है ब्लूम एनर्जी करके, उसकी वजह से आया। अब ब्लूम एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, बिकॉज ब्लूम एनर्जी के बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इनका जो रेवेन्यू है FY25 में या इन जनरल भी अगर आप देखोगे तो 60-65% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम क्लीन एनर्जी। एमटार का क्लीन एनर्जी में सबसे बड़ा कस्टमर इनका ब्लूम एनर्जी है। तो ब्लूम एनर्जी के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझेगा कि इनका आगे क्या फ्यूचर प्लान है एंड व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक फॉर एमटार एज अ कंपनी। अब ये जो ब्लूम एनर्जी है ना, ये पिक्चर में कब आया? ये आया 2009 में। अब ब्लूम एनर्जी को ना इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने एमटार वालों ने सप्लाई क्या, किस चीज़ की सप्लाई स्टार्ट करी? एक ना सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल होता है, SOFC टेक्नोलॉजी, SOFC जो मैंने आपको बताया, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स वाली जो टेक्नोलॉजी रहती है ना, उसके कंपोनेंट्स, उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स एमटार ने सप्लाई करना स्टार्ट किया। अब ये क्या होता है बेसिकली पता है? अब अगर आप देखोगे, पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली आपके घरों में कैसे आती है, राइट? वो इलेक्ट्रिकल वायर्स, जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स या जितने भी वायर्स है वहां से आती है, राइट? पावर ग्रिड में हो आप बेसिकली, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यू आर अ पार्ट ऑफ द पावर ग्रिड, ठीक है? बिकॉज गवर्नमेंट आपको या जो भी कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, वो अपना ट्रांसफॉर्मर चलाते हैं, वो एक अपना आउटसाइड ऑफ द सिटी वो अपना पावर जनरेट करते हैं, एंड देन पावर आपके घर पे आती है। जो भी थर्मल पावर प्लांट्स रहते हैं, जो भी पावर प्लांट्स रहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड एंड देन दैट कम्स टू योर हाउस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसपोर्टेड ओवर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट? तो अब ब्लूम एनर्जी क्या करने लगा? अब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ना, इट इज नेवर एंडिंग। एंड अभी अगर आप देखोगे यूएस वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि आपको मिल नहीं रही, बट पावर ग्रिड का पार्ट बनने के लिए आपको अगर एक नया कैपेसिटी डालना है, आपको कुछ नया
आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए आपके प्लांट पे, आपकी फैक्ट्री पे, तो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। लाइक 2-2 3-3 साल का तो वेटिंग पीरियड है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी टू योर प्लांट। अगर आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा-सा कनेक्शन चाहिए आपको, नहीं। आई एम सो सॉरी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग कनेक्शंस, लाइक 100 गीगावाट 100 मेगावाट का या 50 मेगावाट का अगर आपको कनेक्शन चाहिए, वो अगर आपको आपके प्लांट पे चाहिए ना, तो वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है। तो अब ब्लूम एनर्जी क्या करने लग गया, आई एम सो सॉरी, मुझे वो खांसी आ गई थी, बट या एज आई वाज सेइंग, ब्लूम एनर्जी अब क्या करने लग गया, राइट? ब्लूम एनर्जी यहाँ पे आके एक हॉट बॉक्स अपना सप्लाई करने लग गया। नाउ व्हाट इज अ हॉट बॉक्स? अब हॉट बॉक्स ना, इट इज द साइज ऑफ अ शिपिंग कंटेनर। मैं उसकी फोटो भी यहाँ पे चिपका दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ शिपिंग कंटेनर। एंड ये जो शिपिंग कंटेनर है ना, ये जो मतलब ये जो हॉट बॉक्स है, इसके अंदर ऑफ ग्रिड, मतलब पावर ग्रिड का पार्ट नहीं हो आप, ऑफ ग्रिड, ऑफ आइलैंडेड आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। सिंपल भाषा में अगर आपको मतलब अगर आपको मैं बताऊं, तो इट इज लाइक यू आर जनरेटिंग योर ओन इलेक्ट्रिसिटी एट योर ओन पावर प्लांट या एट योर ओन फैसिलिटी। अब इनके कस्टमर्स कौन है ब्लूम एनर्जी के? बड़े बड़े वॉलमार्ट्स या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, who do not want to rely on the power grid, who want their power separately out of the power grid, and who want clean energy. Why clean energy, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हॉट बॉक्स है ना, इसकी आप टेक्नोलॉजी अगर आप समझोगे, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। कैसा है ना, अगर आप एकदम लाइक किसी छोटे से बच्चे को भी अगर समझाना होगा ना, आप समझा सकते हो, राइट? ये जो हॉट बॉक्स है, इसके बीच में ना एक स्पेशलाइज्ड वॉल है, राइट? स्पेशलाइज्ड वॉल से एक साइड पे ना आप क्या पास करोगे? आप पास करोगे हवा। हवा एज इन ऑक्सीजन, आप एयर पास करोगे एक साइड से, एंड एक साइड से क्या पास करोगे आप? हाइड्रोजन या जो भी आपके फ्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस या हाइड्रोजन, आप वो पास करोगे। तो व्हेन ऑक्सीजन आयंस जो रहते हैं, ऑक्सीजन के जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, ऑक्सीजन आयंस जो रहते हैं, व्हेन दे पास थ्रू दिस स्पेशलाइज्ड वॉल एंड दे रिएक्ट विद द फ्यूल, तब जाके ना एक रिएक्शन क्रिएट होता है। अब ये जो रिएक्शन क्रिएट होता है ना, ये एक बहुत मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं, बहुत गर्म या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन क्रिएट होता है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड। अब इसमें कोई टरबाइन नहीं है, इसमें कोई कंबशन नहीं है, इसमें आप कोई कोयला यूज नहीं कर रहे हो, थर्मल एनर्जी यूज नहीं कर रहे हो, विंड सोलर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो। इसमें यू आर जस्ट डूइंग एंड डूइंग अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं, एंड ये मैं आपको इतना इन डिटेल क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपको ये पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके आप आगे समझ पाओगे कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं। बिकॉज ब्लूम एनर्जी इज द बिगेस्ट बायर ऑफ एमटार, इज द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ एमटार। मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो ब्लूम एनर्जी जहां भी जाएगी, एमटार भी वहां जाएगा। अब ये जो हॉट बॉक्स है ना, ये जो मैंने आपको बताया बेसिकली, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें वंस इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड ना, तो एट द एंड क्या बचता है? सिर्फ पानी और हीट, बहुत ज्यादा हीट और पानी, यही चीजें जो बचती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद। अब इसमें ना आपका कुछ वेस्टेज हुआ, ना आपने कुछ पोल्यूशन किया, या आपने कुछ एनवायरमेंट हार्म किया। दिस इज अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, राइट? दिस इज व्हाट ब्लूम एनर्जी इज ऑफरिंग। अब ये जो हॉट बॉक्स है ना, मैं जो मैंने आपको इमेज भी दिखाई, दे आर सप्लाइंग दीज हॉट बॉक्सेस टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस अमेरिका, राइट? एंड इनका कैसा है ना, अगर आप 2025 तक का आप रेवेन्यू देखोगे, राइट, 2025 का तक का इनका रेवेन्यू अराउंड $2 बिलियन था, 2.02 बिलियन US डॉलर्स। मैं ब्लूम एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब इनका क्या हुआ ना, 2025 तक, 2024 2025 तक ना, अच्छा खासा इनका धंधा चल रहा था, अच्छे खासे कस्टमर्स थे, वॉलमार्ट्स को सप्लाई कर रहे थे ये लोग, नॉर्मल अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, ग्रोसरी चेन्स को, फैक्ट्रीज को, सबको सप्लाई कर रहे थे, राइट? बट अचानक से क्या हुआ ना, अचानक से आया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया ना, तो किस चीज़ की एंट्री हुई पिक्चर में? एंट्री हुई डेटा सेंटर्स की। बिकॉज अगर आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रन करना है, आपको कोई भी एआई कैपेबिलिटीज अपनी चलानी है, चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, या एंथ्रोपिक हो गया, या परप्लेक्सिटी हो गया, कोई भी आप कंपनी उठा लो एआई की, जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया, उन सबको बहुत बड़े स्केल पे डेटा सेंटर्स चाहिए। अब डेटा सेंटर्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, डिमांड फुलफिल हो सकता है, बट अब कैसा हो रहा है ना प्रॉब्लम,
डिमांड फुलफिलमेंट, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है, वो फुलफिल करने के लिए टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वेयर ब्लूम एनर्जी इज़ कमिंग इन, एंड दिस इज़ वेयर ब्लूम एनर्जी के जो ऑर्डर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब दे आर एंटरिंग 2026 विद अ गाइडेंस ऑफ 50% रेवेन्यू ग्रोथ। माइंड यू, ब्लूम एनर्जी का $2 बिलियन का रेवेन्यू था इन FY 25, अब वो लोग कह रहे हैं 3.1 बिलियन डॉलर्स वो लोग करेंगे इन इन 2026। मतलब उनका FI वाला सिस्टम नहीं चलता, उनका कैलेंडर ईयर वाला सिस्टम चलता है। बट या, इन 2026 दे आर गोना डू 3.1 बिलियन US डॉलर्स, बिलियन विद अ बी। एंड इनके पास ऑर्डर्स इन हैंड पता है कितने के हैं ब्लूम एनर्जी के पास? 20 बिलियन US डॉलर्स ऑर्डर्स इन हैंड। इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है 20 बिलियन US डॉलर्स की। अब मैं इतना ज़्यादा फोकस ब्लूम एनर्जी पे क्यों कर रहा हूँ? चलो, अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हॉट बॉक्स मैंने आपको बताया ना, इसमें से 50 to 60% वॉलेट शेयर किसका है? कौन सी कंपनी का है? यू गेस्ड इट राइट, एमटार का है। अब जितने भी हॉट बॉक्सेस बिकेंगे, जितने भी हॉट बॉक्सेस ब्लूम एनर्जी बेचेगा, डायरेक्ट फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? एमटार को ही होगा ना। दिस इज वाई मैं आपको इतनी देर से ब्लूम 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 के बारे में बता रहा था, बिकॉज आप अभी देखोगे ना तब आपको समझेगा कि ब्लूम एनर्जी क्या क्या कर रहा है, एंड देन आप देखोगे कि ओ, एमटार को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है। दिस इज वाई आई वॉज टेलिंग यू अबाउट क्लीन एनर्जी। अब जितने भी बाकी बिजनेस सेगमेंट्स है उनको ना, ये सेक्शन जो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं उनको नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा। बट आई होप आपको क्लीन एनर्जी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, ब्लूम एनर्जी के बारे में, जो इतना ज़्यादा इनका एक फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है। सो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में मैंने आपको ना क्लीन एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ब्लूम एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, देन व्हाट इज एमटार डूइंग फॉर ब्लूम एनर्जी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके कंपोनेंट्स ये लोग सप्लाई करते हैं हॉट बॉक्स के, वो भी मैं आपको थोड़ा वीडियो के आगे अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा कि कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट्स वो लोग सप्लाई करते हैं। बट येस, अब मैं आपको बताता हूँ ना इनके बाकी बिजनेस सेगमेंट्स क्या क्या है। इनका जो क्लीन एनर्जी वाला बिजनेस सेगमेंट है ना, FY 25 में इट वॉज 61.7% ऑफ देयर रेवेन्यूज। ब्लूम एनर्जी इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है इसमें ऑब्वियसली, अगर आप देखने जाओगे तो। एंड देन प्रोडक्ट्स एंड अदर्स करके एक बिजनेस सेगमेंट है विच इज 21.7, विच वॉज 21.7% ऑफ द रेवेन्यूज इन FY 25। एरोस्पेस एंड डिफेंस वर 13.9%, एंड क्लीन एनर्जी जो सिविल न्यूक्लियर वाला जो इनका बिजनेस सेगमेंट है जो 2.7% है, दैट वॉज बेसिकली द स्मॉलेस्ट सेगमेंट आउट ऑफ इट ऑल। तो अब ना मैं आपको हर एक बिजनेस सेगमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बट मोस्ट सबसे ज़्यादा फोकस आपका ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी पे ही रहना चाहिए फॉर एमटार। अब अगर आप देखोगे न्यूक्लियर वाला, मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको लगेगा ना 2.7%, ये तो बहुत कम है यार, इतने में क्या ही हो जाएगा एमटार का। बट माइंड यू, दिस वॉज द फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैड गॉटन बैक इन लाइक 1983। तब से लेके अब तक ये लोग ये कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे, ये जो NPCIL है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे बेसिकली क्या करते हैं ये लोग ना इंडिया के जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है, ये लोग ये चलाते हैं। अब ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ना, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये क्या मतलब करते क्या हैं ये लोग? ये ना, इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव रिएक्टर डिजाइन दैट इज कूल्ड एंड फ्यूल्ड कंटिन्यूसली वाइल ऑपरेटिंग एट फुल पावर। अब ये जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए कूलेंट चैनल असेंबलीज बेसिकली बनाती है। एंड एमटार एंटायर जो फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है इसका, ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इसका ये वो सप्लाई करते हैं, पूरा जो फ्यूलिंग सिस्टम है उसका, विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। अब अगर आप देखोगे तो भाई, तू इतना सब बोल रहा है आर्यन, तो इनका रेवेन्यू इतना कम क्यों है? 2.7% ही क्यों है रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन? दिस इज बेसिकली अ टाइमिंग गैप, बिकॉज इनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली कौन देगा इनको? इंडियन गवर्नमेंट देगी। अब गवर्नमेंट पे आप इतना ज़्यादा रिलाय तो कर पाओगे नहीं, विच इज़ वन ऑफ द रिस्क इन द बिजनेस एज वेल, जो मैं कवर करूंगा आगे। बट गवर्नमेंट पे आप इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। ये जो बिजनेस सेगमेंट है ना, ये थोड़ा सा लंपी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, किसी क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी, किसी क्वार्टर में थोड़ी कम ग्रोथ आएगी, विच इज़ वाई ये सेगमेंट को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि यू कैन नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन दिस सेगमेंट, राइट? तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। इनके पास ना 500 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं
confirmed, received and confirmed, and MTAR is expected to execute over the next 3 years. अगर आप देखोगे इनके पास रिफर्बिशमेंट रिएक्टर्स जो है उसके टेंडर भी निकल चुके हैं, मतलब जो बेसिकली रिएक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका रिफर्बिशमेंट के टेंडर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। MTAR ने पार्टिसिपेट किया है, ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है, माइंड यू एक्सपेक्टेड है, मिले नहीं है। एंड मैनेजमेंट का क्या कहना है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ का पोटेंशियल रहेगा, बट दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट एक्चुअल, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो इनका ना रिकरिंग मेंटेनेंस भी होता है इस पे से। अगर आप इंडिया की जो ऑपरेशनल फ्लीट है इसकी प्रेशराइज्ड क्या नाम था इसका, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की, तो उसमें इनका रिकरिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, 10-20 करोड़ एनुअली इनको मिल जाते हैं वहाँ से। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड बिजनेस सेगमेंट। ये जो न्यूक्लियर वाला इनका बिजनेस सेगमेंट था बेसिकली। अब ना न्यूक्लियर का आपको मैं बता देता हूँ वाई इज दिस बिजनेस सेगमेंट सो क्रिटिकल। बिकॉज अगर आप देखोगे ना स्टॉक मार्केट में ना एक टर्म घूमता है बेसिकली, कंपनी का मोट क्या है, कंपनी में ऐसा क्या है जो बाकी कंपनीज में नहीं है। अब ये जो मोट की मैं बात कर रहा हूँ ना, न्यूक्लियर qualification is the biggest moat that they have. Now why is nuclear qualification the biggest moat? भाई क्वालिफाई करने के लिए आपको 7-7 8-8 9-9 10-10 साल लग जाते हैं यार। एंड न्यूक्लियर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, गवर्नमेंट एजेंसीज जितनी भी हैं इनको ये सब में पैसा नहीं बचाना होता, उनको रिलायबिलिटी चाहिए होती है। अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी अगर कोई और दे रहा है बट क्वालिटी इज गारंटीड, ट्रैक रिकॉर्ड है बिजनेस का, तो दे विल ऑब्वियसली गो विद दैट। एंड MTAR का आप ट्रैक देख लो, कितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, 1969 से ये क्वालिफाइड सप्लायर है, तब से लेके अब तक। आप सोचो कितना नेक्स्ट लेवल एक मोट। आप जो बोलते हो ना कि भाई किसी और नए प्लेयर को अगर इसमें एंटर करना होगा ना, पैसे भले ही होंगे उसके पास तो भी उसको कम से कम 7-8-9-10 साल लग जाएंगे टू कैच अप विद MTAR। एंड तब तक MTAR कहाँ पहुंच गया होगा, आप वो सोचो। दिस इज देयर मोट, राइट। एंड अगर मैं आपको इनका नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट बताऊं तो नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट ना इनका अदर प्रोडक्ट्स वाला है। वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ। बट इनका अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, मैंने न्यूक्लियर के बारे में आपको बता दिया है, क्लीन एनर्जी के बारे में आपको बता दिया है, अब एरोस्पेस एंड डिफेंस बचा है, अदर प्रोडक्ट्स बचा है। तो उन दोनों को मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूँगा। अब मैं इस सेक्शन ऑफ द वीडियो में ना आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा एरोस्पेस एंड डिफेंस वाला जो उनका बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में, आपको अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, एंड मैं आपको एक और फन फैक्ट बताऊंगा ब्लूम एनर्जी और MTAR के रिलेशनशिप के ऊपर, तो आपको समझेगा और इस बिजनेस के बारे में, राइट। स्टार्टिंग विद इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस। अब एरोस्पेस और डिफेंस में ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रिसीजन कंपोनेंट्स और सबसिस्टम्स है ना, ये लोग ये सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं, इंडिया के बेसिकली जो डिफेंस प्रोग्राम्स है उनको ये लोग ये चीज़ें सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम गेयर बॉक्सेस बनाते हैं ये लोग, किसके लिए बनाते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाते हैं। अब अगर आप देखोगे एक्चुएशन सिस्टम्स भी बनाते हैं ये लोग फॉर LCA तेजस प्रोग्राम, कैनिस्टर्स बनाते हैं ये लोग मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए, एयर फ्रेम्स, एरो स्ट्रक्चर्स, विंग किट असेंबलीज, कंबस्टर असेंबलीज, बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। अब इसका वापस जो मैंने आपको पहले भी बताया, डिफेंस, न्यूक्लियर, एरोस्पेस वाला तो चलो वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है, बट जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर वाली जो कंपनीज है उनका रेवेन्यू थोड़ा सा लंपी होगा। उनका प्रोडक्ट कैपेबिलिटी तो है बट रेवेन्यू को यू कैन नॉट ट्रैक इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। यू कैन नॉट बी लाइक कि भाई लास्ट क्वार्टर में कम था, इस क्वार्टर में ज़्यादा है, मतलब ग्रोथ हो रही है, या फिर लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा था, इस क्वार्टर में कम है, मतलब बिजनेस खत्म। यू कैन नॉट ट्रैक इट लाइक दैट। यू हैव टू ट्रैक इट ऑन अ ऑर्डर बेसिस, यू हैव टू ट्रैक इट बिकॉज ये जो रेवेन्यूज है ना, इट इज़ वेरी वेरी। अगर आपको ये जल जीवन मिशन वाला पूरा कांड पता होगा तो उसके बाद भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा, आई शुड नॉट से द वर्ड, बट अनरिलायबल है। बिकॉज ऑर्डर्स अगर एक्सपेक्टेड है तो प्लीज डोंट टेक दिस एज रेवेन्यू, बिकॉज ऑर्डर जब तक मिले ना, जब तक आपके पास ऑर्डर आ नहीं जाता, जब तक आप एग्जीक्यूट करने नहीं लग जाते, तब तक यू शुड जस्ट काउंट इट एज एक्सपेक्टेशंस। यू शुडंट टेक इट एज एक्चुअल रेवेन्यू पोटेंशियल। बिकॉज जल जीवन मिशन वाला जो हुआ था पूरा, जितने भी वाटर स्टॉक्स थे वो सब जो इतने ज़्यादा गिरे थे उसके बाद, आपको समझ आ जाना चाहिए, राइट।
एंड देन अगर अब मैं आपको बताऊं इनका जो एमएनसी एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स है, उसमें बेसिकली ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जितने भी बड़े बड़े एमएनसी एरोस्पेस कंपनीज है, लाइक जीकेएन एरोस्पेस, थेल्स, कॉलिंस एयर स्पेस, देन राफेल हो गया, एल्बिट हो गया, ये सब जितने भी कंपनीज है ना, इनको बेसिकली अपने देशों में, अपने जो कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, उनको इंडिया में आउटसोर्स करना है अपना मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने हैं। वाई? बिगेस्ट रीजन इज लेबर कॉस्ट, राइट? लेबर ही इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, जो ट्रेड यूनियंस वाले लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे हमारे लेबरर्स को, वो चीज़ इंडिया में नहीं है। इंडिया में कैपेबिलिटी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, इंडिया कैन डिलीवर, एमटार हैज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो वो सब चीज़ों में भी ना एमटार घुसने की कोशिश कर रहा है। एंड राफेल और एल्बिट तो इनके पास है ही ऑब्वियसली पहले से ही, बट ये लोग और अभी जो कस्टमर्स जो मैंने आपको नाम बताया, जीके एरोस्पेस, थेल्स, थेल्स हेलेनिया स्पेस, कॉलिंस एयर स्पेस, आई करके एक कंपनी है, वो सब कंपनीज को ना इन्होंने अपने फर्स्ट आर्टिकल्स भेज दिए ना। व्हाट आर फर्स्ट आर्टिकल्स? किसी भी कंपनी का आपको वेंडर बनने के लिए ना आपको पहले प्रोटोटाइप तो नहीं, प्रोटोटाइप वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट आपको एक फर्स्ट आर्टिकल भेजना होता है टू बेसिकली गेट शॉर्ट लिस्टेड एज अ वेंडर। आप वो भेजोगे, कंपनी चेक करेगा, कंपनी अगर सेटिस्फाई हुआ तो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, देन आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। दैट इज वेयर दे आर बेसिकली एक्सपैंडिंग। एंड ये लोग क्या कह रहे हैं पता है? जो इनका एमएनसी एरोस्पेस वाला जो बिजनेस सेगमेंट है ना, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल में ना 30 to 40% एनुअल ग्रोथ आएगा, which is very very good, which is very very exciting as well, because this is a segment that is continuously evolving। and अगर आप एरोस्पेस को एज अ इंडस्ट्री भी ट्रैक करोगे, एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस वाला जो भी पूरा सेगमेंट है, आप देखोगे कि कितना ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ज़्यादा डिमांड और सप्लाई गैप है। बेसिकली डिमांड बहुत ज़्यादा है एयरक्राफ्ट्स की, एंड सप्लाई कितना ज़्यादा कम है, राइट? तो उसमें एमटार का फ़ायदा ही है एज अ कंपनी। एंड देन अगर मैं आपको जो फन फैक्ट मैं आपको बता रहा था ब्लूम एनर्जी और एमटार के रिलेशनशिप के ऊपर, बेसिकली जब ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे, तब आप अगर सोचोगे तो जो ब्लूम एनर्जी है ना, उनके पास एक और सप्लायर है फॉर दीज हॉट बॉक्सेस के कंपोनेंट्स। कौन सा सप्लायर? एक ताइवानी सप्लायर है। अब ताइवान जो है कंट्री, बेसिकली वहाँ पे जो यूएस ने टैरिफ्स कम लगाए थे कंपेयर टू इंडिया, तो एवरीबडी थॉट कि भाई अब तो बेसिकली एमटार तो जाएगा, एमटार एमटार की तो वाट लग गई, अब जाएगा ब्लूम एनर्जी ताइवान के पास, ताइवानी जो सप्लायर है उनसे अपने कंपोनेंट्स सप्लाई करवाएगा, राइट? बट दैट इज वेयर एवरीबडी वाज रॉन्ग। ब्लूम एनर्जी एंड एमटार हैड अ नेगोशिएशन। एमटार ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम टैरिफ कॉस्ट आपके नहीं उठाएंगे, आप टैरिफ भरोगे। एंड ब्लूम एनर्जी अग्रीड टू एब्जॉर्ब द टैरिफ कॉस्ट्स। दिस इज सच अ बिग डील। वाई इज दिस सच अ बिग डील? बिकॉज अगर आप देखोगे तो भाई इतनी कौन सा आप इतना कौन सा महान काम कर रहे हो, कुछ तो आप अच्छा कर रहे होगे ना। विच इज वाई यूएस की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंपनीज ने टैरिफ कॉस्ट एब्जॉर्ब करने की बात करी। दे कुड वेरी इजिली शिफ्ट टू अ ताइवानी सप्लायर, दे कुड वेरी इजिली शिफ्ट, दे कुड वेरी इजिली चेंज देयर सप्लायर, राइट? बट दे डिड नॉट। व्हाट डज दिस शो? ये चीज़ क्या बताती है? ये चीज़ बताती है कि एमटार कुछ तो कर रहा है, राइट? दिस इज वाई दे डिजर्व अ 150p वैल्यूएशन। दिस इज वाई दे ट्रेड एट 150 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, जो मैंने आपको बताया फन फैक्ट मैं आपको बताने वाला था एमटार और ब्लूम एनर्जी के बारे में। अब अगर आप देखोगे ना, इनका एक और बिजनेस सेगमेंट है आखिरी। आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट बिजनेस सेगमेंट। इवन आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। आई होप आप एक पेन और पेपर लेके बैठे होगे, या पेन और डायरी लेके बैठे होगे, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी और आगे भी और भी कवर करूंगा इस वीडियो में। बट या लास्ट जो है ना इनका अदर प्रोडक्ट्स वाला एक जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट्स एंड अदर्स वाला जो सेगमेंट है, दैट वाज अराउंड 21% ऑफ देयर रेवेन्यू इन FY 2025। नो इस बिजनेस सेगमेंट में ये लोग क्या करते हैं? इस बिजनेस सेगमेंट में ना ये लोग बेसिकली हाइड्रो पावर के लिए क्या क्या बनाते हैं? हाइड्रो पावर के लिए लोग ड्राफ्ट ट्यूब, स्पाइरल केसिंग्स, मैसिव फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस के जो कंपोनेंट्स है ये लोग वो चीज़ें बनाते हैं। एंड देन स्पेशलिटी फैब्रिकेशन जॉब्स भी ये लोग करते हैं, जिसमें प्रिसिजन फॉर्मिंग, वील्डिंग ऑफ थिक सेक्शंस, वो सब चीज़ें भी लगती हैं, राइट? तो
ये भी एमटार करता है अपने अदर्स वाले बिजनेस सेगमेंट में बेसिकली। और क्या क्या चीज़ें ये लोग करते हैं, एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स वाला भी है जो ये लोग करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स पहले बाहर से इम्पोर्ट हो रहे थे वो अब इंडिया में ये लोग एमटार वाले बनाने लग गए हैं। उन प्रोडक्ट्स की भी मैं नाम आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ। अब बॉल स्क्रूज, रोलर स्क्रूज, वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, ये सब ना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स थे बाहर से, मतलब ये पहले जर्मनी, यूएस, जापान वगैरह ये सब से आ रहे थे, बट नाउ एमटार बनाने लग गया। अभी एमटार किसको सप्लाई कर रहा है, ये लोग एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसरो, ये सब लोगों को सप्लाई कर रही है ये सब चीज़ें, विच इज़ वेरी वेरी फिनोमिनल। वाई? बिकॉज दिस इज 21% ऑफ द रेवेन्यू, राइट? तो आपको इसको भी अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। और ये लोग क्या करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। दे हैव साइंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद वेदरफोर्ड फॉर विपस्टॉक असेंबलीज बेसिकली, प्रिसिजन डाउन होल ड्रिलिंग टूल्स। अब एक डेडिकेटेड ऑयल एंड गैस फैसिलिटी इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ये लोग कमिश्निंग कब से एक्सपेक्टेड है, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाई FY 26 एंड। एंड तब मतलब ये लोग ऑयल एंड गैस में भी एक्स्ट्रा ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन मैं अगर आपको बताऊं, एक और बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स है, उसमें भी एमटार ने अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप एनक्लोजर डिलीवर कर दिया है टू फ्लुएंस एनर्जी। आई एम सॉरी आई सेड फ्लोरेंस एनर्जी, बट फ्लुएंस एनर्जी विच इज़ बेसिकली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सिमेंस एंड AES। मतलब ये ना बहुत 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 सारे बिजनेस सेगमेंट्स। नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट, मतलब ऑब्वियसली आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, और ना वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट? तो इसमें मैं इतना ही आपको बताऊंगा बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। बट नाउ बेसिकली मैं आपको गाइडेंस और रिस्क के बारे में बताऊंगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लुकिंग एट दिस बिजनेस। पूरा बिजनेस सेगमेंट मैंने आपको समझा दिए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बिजनेस सेगमेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लीन एनर्जी वाला जो सेगमेंट है। देन न्यूक्लियर वाला सेगमेंट मैंने आपको बता दिया, एरोस्पेस एंड डिफेंस। देन ये अदर्स वाला जो सेगमेंट है, हर एक बिजनेस सेगमेंट के बारे में आपको बता दिया। एंड इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट ना, मैं एक आर्टिकल है, एक सबस्टैक पे आर्टिकल, बैस्टियन रिसर्च करके एक आर्टिकल, एक मतलब एक प्लेयर है जो प्लेयर तो नहीं, चलो इट इज़ सबस्टैक पे मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। तो उनका मैं बेसिकली ना एक लिंक दे दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या ट्विटर पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ट्विटर पे वो लिंक कर दूंगा, तो आप वो वाला आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो ब्लूम एनर्जी, इस पे एमटार पे। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। एंड इनफैक्ट मैं जब वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था एमटार के ऊपर, तो मैंने वो वाला आर्टिकल भी पढ़ा था, विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट? तो अगर आप अभी देखोगे, मैंने सारे बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में आपको बता दिया है, गाइडेंस और रिस्क्स आर द ओनली थिंग दैट आर रिमेनिंग। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। अब इस सेक्शन ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे एमटार के गाइडेंस के ऊपर, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस के रिस्क्स के ऊपर, राइट? सबसे पहले जो इनका सबसे बड़ा गाइडेंस जो है बेसिकली, एमटार वाले क्या कह रहे हैं, ये लोग जो इनका फ्यूल सेल वाला जो कैपेसिटी है ना, दे आर एक्सपैंडिंग इट। फ्यूल सेल मतलब जो हॉट बॉक्स मैंने आपको बताया था, राइट? वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये लोग हॉट बॉक्स बनाते हैं, एंड देन उससे ये लोग क्लीन एनर्जी में घुस रहे, ब्लूम एनर्जी ये लोग सप्लाई वगैरह करते हैं, राइट? तो ये जो हॉट बॉक्स है ना, उसकी जो कैपेसिटी है बेसिकली एमटायर के पास, वो अराउंड 8,000 यूनिट्स की कैपेसिटी थी। अब वो 8,000 को एक्सपांड कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग इट टूवर्ड्स अ फिगर ऑफ 12,000 बाई FY 26 एंड देन 20,000 बाई FY 27। अब मैनेजमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंशन क्यों कर रहा है? बिकॉज मैनेजमेंट का बेसिकली क्या कहना है, ब्लूम एनर्जी की जो डिमांड है ना, इट इज़ वे मोर देन एमटार की कैपेसिटी, which is why MTAR is expanding and which is why MTAR is doing all of this, right? Because Bloom Energy की जो demand है, that is basically ever expanding, वो बहुत ज़्यादा expand कर रही है, तो इनको basically capacity चाहिए, और which is why they are doing this capacity expansion. And then nuclear में मैंने आपको बताया 500 करोड़ के ऑर्डर्स प्लस 500 प्लस करोड़ के इनके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी रिसीव्ड हैं, दे जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट। वेदरफोर्ड वाला जो मैंने आपको बताया ऑयल एंड गैस में जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, वहाँ से भी इनको रेवेन्यूज मिल सकते हैं। एंड देन MNC एरोस्पेस मैंने जो आपको बताया, वहाँ पे 30 to 40% ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट देव गाइडेड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, वहाँ से भी इनको रेवेन्यू मिलने वाला है। मतलब बहुत सारे फ्रंट से इनको रेवेन्यू बेसिकली आने वाला है। सबसे बड़ा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहेगा वो ब्लूम एनर्जी ही रहेगा, बट सबसे बड़ा रिस्क भी वही है। अगर आप देखोगे FY 23 से FY 24 के बीच में ना, एमटार
experienced a 78% revenue jump, right? Let me just चेक बेसिकली कब ये इन्होंने ये किया था. सॉरी, माय बैड. FY22 से FY23 के बीच में दे हैड सीन अ 78% जंप इन द रेवेन्यूज. बट देन FY23 से 24 में अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यूज फ्लैट थे. फ्लैट, माइंड यू. तो वाई वॉज दिस? बिकॉज वो 78% रेवेन्यू जंप कहाँ से आया था? वो भी ब्लूम एनर्जी की वजह से आया था. रेवेन्यूज फ्लैट क्यों थे आपके? वो भी ब्लूम एनर्जी की वजह से ही थे. सबसे बड़ा कस्टमर आपका वो है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको वो ला के देता है, विच इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ब्लूम एनर्जी के बारे में अगर थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव हुआ है, थोड़ा सा भी उन्होंने अपना कैपेसिटी कम किया है, अपना डिमांड कम किया है, अपना ऑर्डर कम किया है, अपना सप्लायर चेंज किया, डायरेक्ट इम्पैक्ट एमटार को होगा. मतलब दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड बेसिकली. अगर चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो एमटार को फायदा होगा, चीज़ें अगर बुरी चलने लगी तो एमटार के लिए बहुत बुरा होगा, राइट? दिस इज द बिगेस्ट रिस्क इन देयर बिजनेस. सेकेंड बिगेस्ट रिस्क इन देयर बिजनेस इज ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन. जो मैंने आपको इतना सारे बिजनेस सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, कितने सारे फ्रंट्स पे बेसिकली एमटार इज एक्सपैंडिंग, राइट? तो वो जब आप ट्रैक करोगे, वो जब आप देखोगे, हमको एज इन्वेस्टर्स ही भाई इतना ज़्यादा पैनिक हो गया मैं इतने सब बिजनेस सेगमेंट्स पढ़ने में. आप सोचो कंपनी कैसे चला रही होगी इतने सारे बिजनेस सेगमेंट्स. एग्जीक्यूशन इज की, राइट? दैट इज द बिगेस्ट रिस्क. सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क जो मैंने आपको बताया ब्लूम एनर्जी. सेकंड बिगेस्ट रिस्क इज देयर एग्जीक्यूशन. आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा. थर्ड जो बिगेस्ट रिस्क है, इट इज़ देयर मार्जिन. अब अगर आप EBITDA मार्जिन देखोगे ना, इनके EBITDA मार्जिन 33% थे इन FY21. FY21 में इनका रेवेन्यू भी अराउंड 250 करोड़ था, 246 करोड़ जितना था. एंड देन ये जो EBITDA मार्जिन है ये गिर के कितना हो गया? ये FY25 में गिर के हो गया अराउंड 17.9%. ये जो कंप्रेशन है, दिस वॉज बेसिकली ड्यू टू किस चीज़ की वजह से था? फ्यूल सेल्स जो ये लोग बनाते हैं फॉर ब्लूम एनर्जी, दे आर बेसिकली अ हाई रेवेन्यू लो मार्जिन वॉल्यूम ड्रिवन सेगमेंट, राइट? मार्जिन कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से जो न्यूक्लियर है विच इज़ अ हायर मार्जिन बट लोअर वॉल्यूम सेगमेंट, उससे ज़्यादा ये लोग ने ग्रो किया. बट ऑब्वियसली मार्जिन आपके इफेक्ट होंगे ही. बट नाउ बेसिकली जो और ये लोग जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट आर्टिकल्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई एज अ सप्लायर फॉर एरोस्पेस कंपनीज, आपको बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल सप्लाई करने पड़ेंगे. उसका भी कॉस्ट तो लगेगा ना भाई. कॉस्ट जब लगता है तो डायरेक्टली आपके EBITDA मार्जिन हिट होंगे, विच इज़ वाई. एंड अगर आप देखोगे जो न्यू इनका एरोस्पेस फैसिलिटी है, उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी इनको एब्जॉर्ब करने पड़े एट द स्टार्ट. मतलब जब रैंप अप हो रही थी, फैसिलिटी रैंप अप हो रही है अभी भी. दिस इज वाई इनका जो EBITDA मार्जिन है वो हिट हो रहे हैं. अब इन्होंने गाइडेंस तो दिया है कि ये लोग कह रहे हैं कि 21% EBITDA मार्जिन कर लेंगे ये लोग इन FY26. बट लेट्स सी, लेट्स सी, टाइम विल टेल. ये लोग कह रहे हैं कि FY26 में दे विल डू अराउंड 21% EBITDA मार्जिन, बट दैट इज टू बी ट्रैक्ड, राइट? FY26 एंड नहीं हुआ, आपको देखना पड़ेगा ये लोग कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, कितना बेसिकली मार्जिन कर रहे हैं. जो मैनेजमेंट कह रहा है वो लोग कर पा रहे हैं या नहीं, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्रैक एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस. एंड अगर आप अभी देखोगे ना, तो मैंने आपको ऑब्वियसली चारों बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. चारों बिजनेस सेगमेंट्स में जो मोड्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया. ब्लूम एनर्जी कितना ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, न्यूक्लियर क्वालिफिकेशन कितना ज़्यादा एक यूनिक है फॉर एमटार. इसरो को ये लोग जो सप्लाई कर रहे हैं इतने सालों से, हाउ यूनिक इज़ दैट. एंड देन प्राइसिंग पावर जो है, इन्होंने जो अपना प्राइसिंग पावर भाई डिमॉन्स्ट्रेट किया है जब टैरिफ्स आए थे, इट इज़ सो गुड, राइट? मोट भी है, धंधा चल भी रहा है, रिस्क भी है, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है. दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो. तो इतना मैंने आपको जो बताया एमटार के बारे में, आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा एमटार के बारे में. एंड आपको चाहिए तो एक ये वीडियो ना एक बार आप फिर से देख लो, आराम से देख लो. आपको चाहिए तो नोट्स बना लो आप. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझे पूछ लो. वो आर्टिकल का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी पढ़ लेना. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय बैस्टियन रिसर्च, वो भी आप पढ़ लेना. बट देन आपको अगर ट्रैक करना है इस बिजनेस को, बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़. एंड आपको ना ये धंधा हमेशा महंगा ही मिलेगा, ये आप बात समझ लो. दिस इज़ वेयर मोस्ट इन्वेस्टर्स फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर बिजनेस अच्छा है, अगर बिजनेस में कैपेबिलिटी है, तो इट विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव,
मीडियन पीई इसीलिए ही इनका 80 87 88 के आसपास है, एंड अभी ये लोग 160 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं. तो इट इज़ ऑलवेज गोना बी एक्सपेंसिव एज लॉन्ग एज द कंपनी जस्टिफाइज दोज वैल्यूएशंस. बट यू एज इन्वेस्टर्स हैव टू ट्रैक द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट. राइट, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रही थी, क्या करने की बात कर रही थी, आर दे एबल टू एक्चुअली डू दैट, व्हाट आर दे डूइंग एज अ बिजनेस, वेयर आर दे हेडिंग. इतने सारे जो मल्टीपल फ्रंट्स है, track each front, read their con calls, read news articles, read about the industry. आपको सब चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेगी एज एन एक्टिव इन्वेस्टर्स. दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग. राइट, मुझे तो ये सब चीज़ें करने में बहुत मजा आता है, विच इज़ वाई आई डू दैट, विच इज़ वाई आई मेक वीडियोज फॉर यू गाइज. बट यू एज इन्वेस्टर्स ऑल्सो हैव टू डू दिस. सो प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन. आई होप आपको एमटार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में, एंड आई होप आपको अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो यू विल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल आंसर, एंड देन आप भी इस बिजनेस को और अच्छे से समझ पाओगे. राइट, so that is all from my side about MTAR Technologies. I hope to cover more and more such interesting businesses in the coming videos. So please, if you're new to this channel, if you're watching this for the very first time, my name is Aryan Singh Jaswal, and please subscribe to my YouTube channel. And if you're watching this on X, then please follow me. I cover a lot of unique businesses for you guys. I track them on a quarterly basis, and whenever I have an important update, I make sure to convey it to you guys. So thank you for watching. I'll see you in the next one.